हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और फार्मा हट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दो सब्जेक्ट में आते हैं। एक्चुअली ये हार्मोन का टॉपिक है और ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी के साथ साथ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी दोनों में आते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि दोनों सब्जेक्ट को हमें साथ में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो बेस है, इसका जो बेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेस है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन और उसकी ड्रग कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पढ़ने जा रहे हैं तो डायबिटीज के बारे में पढ़ना जरूरी है। डायबिटीज के बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दोनों के अनुसार हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या किया गया है। अगर आता है तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, वो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद फार्माकोलॉजी का ही मैं दूसरा वीडियो आपको बनाऊंगा, जिसमें जो भी क्लासिफिकेशन है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, उसमें जो भी कैटेगरीज ऑफ ड्रग हैं, जैसे बिगुआनाइड्स है, जैसे सल्फोनिल यूरिया है, ठीक है, तो उस कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उस कैटेगरी की ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फिर तीसरा वीडियो जब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के ऊपर बनेगा तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे बेस होगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सल्फोनिल यूरिया है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग आती हैं और उन ड्रग के बारे में, एक एक ड्रग के बारे में डिटेल बताऊंगा, जो कि आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, जिसमें ड्रग का ब्रांड नेम होगा, ड्रग का एक्शन होगा, ठीक है, ड्रग का केमिकल नेम, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका यूज, ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो एक्चुअली आपको उसमें दोनों सेम क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम तीनों वीडियो को एक में ही कंज्यूम करके बना रहे हैं, एक में ही सप्रेस करके बना रहे हैं, तो आपको एक ही बार ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है और डायबिटीज मेलाइटस में उसका यूज क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, तो मेरा हाथ देखिएगा और ये चीज मैं रखता हूं एक हाइपो पे, एक ग्लाइसेमिक पे। ध्यान से देखना, हाइपो का मतलब होता है कम करने वाला और ग्लाइसेमिक का मतलब होता है एक प्रकार से ग्लूकोज। ठीक है, मतलब ग्लूकोज को कम करने वाला एजेंट, दैट इज नोन एज द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इंग्लिश में बोले तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड प्लाज्मा लेवल। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने ये कहा आपसे कि जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लाज्मा या ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब एक बात आप सोचो कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज क्यों किया जाता है। उससे पहले चलो ठीक है, यूज क्यों किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है। क्यों बढ़ा हुआ है, हमने मीठा ज्यादा खा लिया, कार्बोहाइड्रेट का खाना ज्यादा खा लिया, चावल ढेर सारा खा लिया। खाते हो आप लोग तो बिल्कुल, आलू ढेर सारी खा ली, तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम लेते हैं। अब देयर आर अ मेनी नेचुरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन योर बॉडी लाइक इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। क्योंकि हम लोग तो आज आदत से बाज आते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिठाई खाएंगे तो एक नहीं, एक साथ कई मिठाइयां खा जाएंगे, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया, उतनी जरूरत नहीं है बॉडी को, तो इंसुलिन क्या करता है, उनको चेंज करवा देता है ग्लाइकोजन में और उनको ले जाके लीवर सेल्स में भर देता है या आपकी दूसरी सेल्स में भर देता है उस ग्लाइकोजन को। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? ध्यान से देखना, होता क्या है कि जैसे आपने बहुत सारा ग्लूकोज खा लिया, मैंने बताया ना कि आप अपनी आदत से बाज नहीं आते हो, तो आपने ढेर सारा ग्लूकोज खाया, मतलब बहुत सारी मिठाई खाई, ठीक। उसके बाद आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इंसुलिन बेचारा क्या करेगा, उसका काम बढ़ गया, उसका काम यह है कि इस ग्लूकोज को वो चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। एक्चुअली ये लीवर सेल के अंदर होता है, ग्लाइकोजन में चेंज करके ये इसको स्टोर कर देता है, लीवर सेल में स्टोर करता है, दूसरी सेल में स्टोर करता है, फैटी सेल में स्टोर करता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लूकोलिसिस भी हम बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोलिसिस भी बोलते हो, बट इसे हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये काम होता है इंसुलिन का। ये एक काम नहीं है, और भी इसका काम होता है, आगे बताऊंगा।
इसका दूसरा काम क्या होता है कि जो भी आप ग्लूकोज ले रहे हो, जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को कोशिका के अंदर पहुंचाने में इंसुलिन सहायता करता है। मतलब सेल्स की सहायता करता है इंसुलिन, क्या करने के लिए? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ये दो काम ग्लूकोज करता है, सॉरी इंसुलिन करता है। बात समझ में आई आपको? ये दो चीजें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है यही है कि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपके जो सेल्स हैं वो आपके ब्लड से आपका ग्लूकोज अंदर नहीं खींच पाएंगी। मतलब आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका एक नेचुरल इंसुलिन जो था वो नेचुरल एक प्रकार का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट था। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करता है। अब चलिए बात कर लेते हैं बढ़े हुए ग्लूकोज को हम बोलते क्या है, और ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मेनली यूज कहां किया जाता है। तो उस बीमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, जिस बीमारी में आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर जब आप ग्लूकोज लेते हो। ठीक है, अब एक्चुअली यहां पे देखिएगा, डायबिटीज मेलिटस इज अ टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है तो क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। हम बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस के बारे में। डायबिटीज मेलिटस जो है उसके होने के क्या कारण है? उसके होने का केवल एक ही कारण होता है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। अब इंसुलिन नहीं है, क्या कारण है इंसुलिन नहीं होने का? वो कई कारण हो सकता है। अब देखिए क्या हो सकता है, या तो पैनक्रियाज जो आपका है, पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाता है, वो इंसुलिन बनाना छोड़ दे। और ऐसा ये कब करेगा? जब आपको बता दूं कि आपका जो पैनक्रियाज है, इसके जो आइसलेट्स होती हैं उसमें एक बीटा सेल होती है। बीटा सेल का काम एक्चुअली क्या होता है भाई? बीटा सेल का काम होता है कि ये इंसुलिन का निर्माण करती है। किसी वजह से आपकी बीटा सेल्स नष्ट हो जाए, आपका पैनक्रियाज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीटा सेल्स नष्ट हो गई तो क्या होगा? इंसुलिन एक भी नहीं बनेगा, 0% इंसुलिन बनेगा, कोई इंसुलिन बनेगा ही नहीं। अब जब इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन यहां पहुंचेगा नहीं तो ग्लूकोज आपकी सेल्स के अंदर जाएगा नहीं। तो ग्लूकोज जब सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो भैया आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, समझ लीजिए आपका पैनक्रियाज बिल्कुल ठीक है और थोड़ा सा इसको कहीं पे ओच मोच आ गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ये उतनी अधिक मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, कम मात्रा में इंसुलिन बना रहा है। इंसुलिन भाई साहब यहां से निकलेंगे, ऐसे पहुंचेंगे सेल्स के पास। अब थोड़ी मात्रा में इंसुलिन है, यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें इंसुलिन भी है, थोड़ा सा ग्लूकोज भी है, इसमें ग्लूकोज नहीं है। तो क्या होगा? इंसुलिन कुछ मात्रा में ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल देगा, लेकिन अधिक मात्रा में ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगे। तब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन फिर भी उतना खतरनाक नहीं होगा क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिल जाएगा यूज करने के लिए। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, पहली केस, दूसरी केस। ठीक, और इसी के आधार पर डायबिटीज मेलिटस को कई भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में मेनली बांटा गया है। देखो मैंने यहाँ पे 4 भाग लिखे हैं, एक्चुअली 4 भाग कई बुक्स में दिखाई पड़ते हैं जो बड़ी बुक्स होती हैं, बाकी 2 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइप 1, सॉरी, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस की, तो पहला जो है वो है IDDM, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। पहला क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ऐसे पढ़ लीजिए यार, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें होता क्या है? इसे हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज। इसमें होता क्या है? पहला केस मैंने आपको बताया था कि किसी रीजन से अगर आपकी बीटा सेल्स नष्ट हो जाएं तो इंसुलिन बिल्कुल मात्रा में नहीं निकलेगा, एक भी मात्रा में नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट केस टाइप 1, फर्स्ट केस टाइप 1, ये बात याद रखिएगा, मेरी बात भूलेंगे नहीं कभी आप। फर्स्ट केस टाइप 1, ठीक है, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मतलब इसमें क्या होता है, अभी तक रीजन नहीं पता सही से कि क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई बुक्स में यह भी देखने को मिलता है कि ये रीजन इसका क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है तब उसके अंदर, मतलब यंगर एज में जो बच्चे का या जो भी लड़का लड़की जिसको भी डायबिटीज हो रहा है, उसकी ऑटो इम्यूनिटी, मतलब उसकी ऑटो एंटीबॉडी ही उसके बीटा सेल्स को नष्ट कर देती है। तो बीटा सेल्स नष्ट हो गई तो एक भी मात्रा में आपका इंसुलिन बाहर नहीं आएगा, और इंसुलिन बाहर नहीं आएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इस प्रकार का डायबिटीज होता है, आईडीडीएम मतलब जुवेनाइल, या फिर इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और आपको ये बता दूं, लकली ये बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता, बहुत कम लोगों को ये चांसेस होते हैं। और ऐसे कंडीशन में इंसुलिन आपको बाहर से देना ही देना पड़ेगा इंजेक्शन के माध्यम से। अब चलो एक छोटी सी बात कर लेता हूं, इंसुलिन माउथ से क्यों नहीं दिया जाता? इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है और माउथ से दोगे तो इसका डाइजेशन हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा और ये इरिटेशन भी काज करता है, इसलिए ये माउथ से नहीं दिया जाता, इसको इंजेक्शन से देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है, ऐसे पेट में लगाते हैं। ठीक है, बाकी कभी बात करूंगा इसके बारे में। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो होता है आपका, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि डायबिटीज बिल्कुल मात्रा में नहीं बनता। फर्स्ट केस टाइप 1, ये बात आप याद रखिएगा। बात समझ में आई? ये यंगर एज में होता है। दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हार्मोन। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हार्मोन, देखो नाम क्यों दिया गया, इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें इंसुलिन की डिपेंडेंसी होती है, अगर इंसुलिन आपको नहीं मिला तो मर जाओगे। जबकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज मेलिटस है, इसमें इंसुलिन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? ध्यान से देखिएगा, यहां से थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है, थोड़ा क्यों नहीं मिलता, उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके ओबेसिटी हो सकती है, दूसरे कारण भी होते हैं। तो ऐसे आ गए आप, यहां पे देखिएगा थोड़ी मात्रा में आपको इंसुलिन मिला है, थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज अंदर गया, अधिक मात्रा में ग्लूकोज अंदर नहीं गया। ठीक है, इंसुलिन कम था। अब इंसुलिन बढ़ाने के लिए बहुत सारी ओरल दवाएं दी जाती हैं, तो इंसुलिन पैनक्रियास सही से काम करे। दूसरा, अगर उतना ही ग्लूकोज लो जितना आपको काम है, अपनी आदत सुधार लो और ज्यादा मिठाई मत खाओ, ज्यादा आलू मत खाओ, ज्यादा चावल मत खाओ, थोड़ा सा परहेज करो, तो क्या होगा, और जो कॉम्प्लेक्स सैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, उनका सेवन ज्यादा करो, सिंपल पॉलीसैकेराइड का सेवन कम करो, तो आपको क्या होगा कि उतना ग्लूकोज मिलेगा जो आपके काम का है और फालतू आपके ब्लड में नहीं बढ़ेगा। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मेरी बात समझ में आई? ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए इंसुलिन की जरूरत आपको नहीं पड़ती, इसलिए हम उसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये होता है आपका नॉर्मल सा एक, जो कि 90% 93% आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा होता है लोगों में। अब ऐसे टाइप 3 टाइप 4 है। टाइप 3 में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बना पाता है, तब भी डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, उसको हम टाइप 3 कहते हैं। एक्चुअली इसके बारे में बहुत ज्यादा आप ध्यान मत देना। उसके बाद टाइप 4 जो है वो प्रेगनेंसी के समय जब प्लेसेंटल हार्मोन निकलते हैं तो ये पैनक्रियाज अपना काम सही से नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज मेलिटस होने के खतरे हो जाते हैं इसकी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 4। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। और आपको लगता है मुझे समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने वाला था कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसमें दिया जाता है। ठीक, अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसमें भी दिया जाएगा, इसमें भी दिया जाएगा। इसमें जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिया जाएगा वो मेनली इंसुलिन दिया जाएगा, और इसमें दूसरे दिए जाएंगे जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे दूसरे वीडियोस में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायबिटीज मेलिटस। अब यहाँ पे अगर कहिए कि मैं बात करूं कि डायबिटीज मेलिटस के लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं क्या, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ये इसकी फिजियोलॉजी समझनी थी जो मैंने आपको समझा दी। फिर भी मैं थोड़ी बहुत ऐसी चीजें आपको बता देता हूं, ऐसे ओरली बता देता हूं। देखिए, जब किसी को डायबिटीज मेलिटस होता है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी भाई तो क्या होगा, सोचो आप क्या होगा। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो ग्लूकोज कहां से निकलेगा, यूरिन से निकलना शुरू होगा, यूरिन से पास होना शुरू होगा, किडनी से पास होगा तो यूरिन से निकलेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया, सॉरी उसको बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया में क्या होता है, यूरिया, किसी भी शब्द के अंत में यूरिया लगा हो तो मतलब यूरिन, और ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज और यूरिया का मतलब यूरिन, मतलब ग्लूकोज कहां से निकल रहा है, यूरिन से, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोसूरिया। ठीक है, और बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, मैच्योरेशन के लिए जाना पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। यूरिया का मतलब ज्यादा बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। मतलब आपको ज्यादा खाने का मन करेगा, ज्यादा पानी पीने का मन करेगा, पानी पीने का मन करेगा, इसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करता है जब किसी को डायबिटीज मेलिटस होता है। आपका जो है
यूरिन में ग्लूकोज आता है और बार बार यूरिन के लिए आदमी जाता है। और जब ग्लूकोज यूरिन में आएगा तो कुछ समय बाद जब यूरिन को देखोगे तो वहां पे चींटियां लगेंगी। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज मेलिटस की शिकायत है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं ये बात आप देख लीजिए, और अगर किसी को डायबिटीज है तो सबसे पहले उसको डॉक्टर को दिखाइए और उसे परहेज करने के लिए करिए। अगर वो यंगर है तो आप ध्यान से देखिए, उसको फर्स्ट केस हो सकता है, अगर वो थोड़ा सा एजेड है तो उसको सेकंड केस होता है। तो उसके लिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डॉक्टर साहब देते हैं। अब जिसमें आप मेटफॉर्मिन होता है, ठीक है, आप लोग जानते हो अच्छे से, देखा होगा आपने। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी। तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटीज मेलिटस और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें कितने प्रकार की ड्रग्स आती हैं। तो क्लासिफिकेशन मैं आपको 3D बताता हूँ, ऐसे बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, तो वहां पे हम देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स है फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उस कैटेगरीज के बारे में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूंगा कि उसमें जो सिंपल ड्रग्स हैं उसके बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे हम बंद करते हैं, वैसे बंद तो नहीं करेंगे, आगे हम 3D में देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की बात करें तो आपका जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उसे 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि है सल्फोनिलयूरिया, विगुआनाइड, मैग्नेटिनाइड एनालॉगस, थायाजोलिडीन डियोन और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ये 5 कैटेगरीज हैं। जिस 5 कैटेगरीज की अगर मैं देखें तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की ड्रग है। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिएगा। सल्फोनिलयूरिया का फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है टालब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड। इसी तरह से सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल है ग्लीविंक्लामाइड और ग्लीपिजाइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए भी। और फिर हम बात करते हैं विगुआनाइड की, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन है आपकी फार्मिन और सेकंड जनरेशन है मेटफॉर्मिन। उसी तरह से मैग्नेटिनाइड एनालॉगस में देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन में है रिपाग्लिनाइड या ग्लिनाइड आप बोल सकते हो, और सेकंड जनरेशन में है आपका नेटग्लिनाइड, ठीक है। उसी तरह से अगर हम थायाजोलिडीन डियोन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आपकी है रोसिग्लिटाजीन, और सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें है पियोग्लिटाजीन, ठीक है। इसी तरह से अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में है एकार्बोस और सेकंड जनरेशन में आती है मिगेलिटॉल। तो दोस्तों ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है, तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में इन सभी कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम जितनी भी इसकी ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में की हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।